नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला केस जो हमारा दर्ज होता है वो हमारा एफआईआर के जरिए या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट के जरिए दर्ज होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं पुलिस वाले के पास जाता हूं एफआईआर दर्ज कराने, तो पुलिस वाले मेरी एफआईआर दर्ज करेंगे, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट करने के बाद अगर अरेस्ट करना है या अपनी कन्फेशन रिकॉर्ड कराना है या स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस मजिस्ट्रेट के पास जाकर रिकॉर्ड करवाना है, ये सारा काम करने के बाद अपनी चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट बनाने के बाद ये चार्जशीट जाती है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, फिर अपना कॉग्नियंस लेते हैं। कॉग्नियंस के आधार पे मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद अपना क्या करते हैं, चार्ज फ्रेम करते हैं। चार्ज फ्रेम करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, अगला कदम फिर अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। फिर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस लेकर आता है। फिर उन प्रोसिक्यूशन विटनेस का क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, किसके द्वारा, डिफेंस काउंसिल के द्वारा। सेम प्रोसेस अपना किया जाता है डिफेंस काउंसिल के द्वारा, वो अपने विटनेस लेके आएगा। फिर इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। फिर इसके बाद एट द एंड आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आर्ग्यूमेंट्स हो जाने के बाद जज साहब क्या करेंगे, जज साहब कौन से वाले जज साहब, ये वाले जज साहब, यानी कि ये क्या है हमारे ट्रायल कोर्ट। ठीक है, ये हमारे क्या है, ट्रायल कोर्ट। अब ये ट्रायल कोर्ट क्या कर देंगे, अपना आर्गुमेंट सुनने के बाद, दोनों पक्षों के विटनेस सुनने के बाद, दोनों पक्षों के क्रॉस एग्जामिनेशन सुनने के बाद, दोनों पक्षों के अपने सबूतों को, डॉक्यूमेंट्स को, विटनेसेस की स्टेटमेंट को, एक्यूज की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद ट्रायल कोर्ट एट द एंड क्या करते हैं, अपना जजमेंट पास कर देते हैं। अब जजमेंट जब पास होता है तो दो कदम होते हैं, या तो एक्यूज व्यक्ति जो है जिसके ऊपर चार्ज यहां पे फ्रेम करा गया है, या तो जजमेंट में एक्यूज को एक्विट करा जाएगा, या तो अपना कन्विक्ट करा जाएगा कि जाओ आप जेल में जाओ, या आप बाइज्जत बरी होते हो। एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, कन्विक्ट का मतलब होता है जेल में भेज देना। फिर इसके बाद एक और स्टेज आती है, अगर कन्विक्शन होती है तो यहां पे सेंटेंसिंग डिसाइड करी जाती है कि कितने टाइम की जेल दे, एडमोनिशन पे छोड़े नहीं छोड़े, प्रोबेशन पे छोड़े नहीं छोड़े, या इसका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड, प्रीवियस कोई कन्विक्शन तो नहीं हुई है, दोबारा बंदा जो है एक्यूज है, सेम अपराध करके आया है, तो उसको ज्यादा सजा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये सब सेंटेंसिंग स्टेज पे अपना डिसाइड होता है। मैंने आपको चुटकियों में पूरा का पूरा ट्रायल का प्रोसेस समझा दिया है। अब यहां पर मुद्दे की बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। अब यहां पे एज पर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई, और ये जजमेंट मेरे को मिलने में बहुत परेशानी हुई थी, याद रखना। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, ये 2024 का जजमेंट है, आपको लगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि हम जो है ना आजकल देख रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ना अपना कैरियर बचाने के लिए, या फिर ये जो ट्रायल कोर्ट है ये अपना कैरियर बचाने के लिए, या फिर ऊपर हाई कोर्ट से इनको डांट ना पड़े या हाई कोर्ट इनको अपने पास ना बुलाए, इससे बचने के लिए और अपना कैरियर बचाने के लिए सीधा सीधा केस होता है एक्विटल का, कि एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ सबूत पेश नहीं हो पाए हैं। एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ जो है अपना पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं करे हैं, प्रूव नहीं कर पाया है। बिल्कुल पानी की तरह केस साफ होता है कि एक्यूज को बाइज्जत बरी करा जाना चाहिए, एक्यूज को एक्विट करा जाना चाहिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट क्या करते हैं, ट्रायल कोर्ट एक्विटल का जजमेंट पास ना करके कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर देते हैं, कन्विक्शन का जजमेंट पास कर देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो बहुत बड़ी गलती है। अब एक बात बताओ, ट्रायल कोर्ट ऐसा करेंगे क्यों, ऐसा क्या रीजन आया है, आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे। सर आपने जो बोला कि ट्रायल कोर्ट जो है अपना कैरियर बचाने के लिए, या ऊपर वाली जो हाई कोर्ट है वो डांट ना लगाए, या अपने पास ना बुलाए, या वो नोटिस जारी ना करे, या वो कोई एक्शन ना ले, तो ये बात सर आप कैसे कह रहे हो, क्योंकि अभी ये रिसेंट, ये जो मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं ना, इसमें सारी कहानी लिखी हुई है। इसके अंदर क्या हुआ था कि ए नाम का व्यक्ति था, ए नाम के व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगी थी। कौन सी एलिगेशन लगी थी, 304 कैपिटल बी आईपीसी की, कि इसने क्या करा, ए नाम के व्यक्ति ने अपनी बीवी, जो ये बीवी है इसकी, बी नाम की व्यक्ति बीवी है, इसने अपनी बीवी का डाउरी डेथ कर दी है, दहेज के चक्कर में अपनी बीवी को जान से मार दिया है, ऐसा ए नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा। अब आरोप कहां लगता है, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, यहां पे आरोप लगता है, ये चार्ज फ्रेमिंग होते हैं ना, तो यहां पे ए नाम के व्यक्ति के ऊपर अपना 304 कैपिटल बी आईपीसी का अपना चार्ज लगा, और भी चार्जेस लगे थे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो यहां पे ए नाम के व्यक्ति के, अब यहां पे सबसे बड़ा बोझ किसके ऊपर होगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। क्या क्या प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, कि अब प्रोसिक्यूशन को अपना प्रूव करना पड़ेगा कि ए नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है, और यह प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऐसी इतनी हद तक प्रूव करना पड़ेगा ताकि डिफेंस काउंसिल के पास कोई अपना जवाब बचे ही ना, अपने डिफेंस को यानी एक्यूज को बचाने के लिए कोई भी पॉइंट ना बचे, इस हद तक प्रूव करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है। तो यहां पे प्रूव करने के लिए पहली बात, ये जो लड़की मरी है इसकी 7 साल के दौरान डेथ हुई है, ये प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे ही बी नाम की लड़की की जो डेथ है जब हुई थी, उससे पहले जो लड़की को क्या करा जा रहा था, अपना दहेज के लिए क्रुएल्टी करी जा रही थी, या हरैश करा जा रहा था, किसके लिए, डाउरी के लिए।
ये प्रूव करना पड़ेगा अपना पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन को। अगर ये दो बातें मेजरली, और ये जो पर्टिकुलर ये क्रुएल्टी या हरासमेंट डाउरी के लिए ये ए नाम के व्यक्ति के द्वारा ही करा जा रहा था, और ए नाम का व्यक्ति क्या है, बी नाम के लड़की का हस्बैंड है, ये सारी बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर एक बारी अपने आप में प्रोसिक्यूशन ये सारी बातें अगर प्रूव कर देता है, तब हम इसको, अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी जोड़ते हैं हम, ठीक है, एक्शन नंबर 113 कैपिटल बी, ठीक है नी, इसके साथ भी हम जोड़ते हैं, तो अगर ये सारी बातें प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है, तब जाके जो जज साहब है वो क्या करते हैं, ए नाम के व्यक्ति को अपना कन्विक्ट करते हैं। बट करंट केस में ऐसा कुछ था ही नहीं। प्रोसिक्यूशन ने ना तो ये 7 साल की शादी थी बस ये प्रूव कर दिया, ना ही प्रोसिक्यूशन ने अपना क्रुएल्टी हरासमेंट डाउरी के बारे में प्रूव करा, ना ही प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव करा कि ए नाम के व्यक्ति के द्वारा ही क्रुएल्टी हरासमेंट डाउरी के रिगार्डिंग किया जा रहा था लड़की की डेथ से पहले। कोई भी बात प्रूव नहीं करी, बट फिर भी जज साहब ने अपना जो है ना एक ऑर्डर पास कर दिया था कन्विक्शन का, ठीक है, यहां पे एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है जी, एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया था। अब यहां पे क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट ना, फिर हाई कोर्ट क्या करते हैं, हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच, एक जज की बेंच, हाई कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के जो जज साहब हैं जिन्होंने अपराधी को एक्विट करा था, इनको नोटिस भेजते हैं कि भैया बताओ, आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ट्रायल कोर्ट जज साहब हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आके आप जो है ट्रायल कोर्ट के जज साहब एक्सप्लेन करो कि तुमने एक्यूज को एक्विट क्यों किया है, तुमने एक्यूज को एक्विट क्यों किया है, बाइज्जत बरी क्यों किया है, कन्विक्ट क्यों नहीं किया। तो ऐसे केस में ना यहां पे सारा का सारा बोझ ट्रायल कोर्ट के जज साहब के ऊपर आ जाता है कि भैया अब मैं इतने सारे जजमेंट देता हूं, इतने सारे केसेस देखता हूं, अब उसमें अगर मैं एक्विट करूंगा, जो मेरे सामने आंखों के आगे बिल्कुल क्लियर केस है एक्विटल का, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं एक्विट कर देता हूं तो हाई कोर्ट मेरे को नोटिस भेज देते हैं कि भैया मेरे पास आके एक्सप्लेन करो तुमने एक्विट क्यों किया। अब अगर मैं कन्विक्ट कर देता हूं तो सब मामला शांत रहता है, पार्टी अगर अपील में जाती है तो एपेलेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट अपना आप डिसाइड करेगी, मेरे पर बोझ नहीं आएगा, मेरे पर जवाबदेही नहीं आएगी, मेरे पर शो कॉज नोटिस जारी नहीं करा जाएगा। तो इसीलिए ट्रायल कोर्ट अपने ऊपर बोझ ना आए, मेरे को बार बार हाई कोर्ट में जाके शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए ना जाना पड़े, मेरे को रिप्लाई ना देना पड़े, मेरी नौकरी के ऊपर बात ना आए, मेरे कैरियर के ऊपर कोई दाग ना लगे या मेरे प्रमोशन के ऊपर कोई दाग ना लगे, इस वजह से यहां पर ट्रायल कोर्ट के जज साहब क्या करते हैं, एक्विट के बजाय कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर देते हैं कि कन्विक्ट कर दिया, चलो भैया तुम अपील में जाना, ऊपर वाली कोर्ट देखेगी, मेरी साइड से तो तुम कन्विक्ट हो। अगर क्लियर केस होता है एक्विटल का तब भी, तो ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपनी पहचानी, बारीकी से समझी कि यहां पर भी जो एक्विट करा था ना और क्लियर केस था एक्विटल का, तो ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया था एक्यूज को, तो यहां पे हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा था सिंगल जज बेंच ने कि ट्रायल कोर्ट हमारे पास आ जाओ और हमारे पास आके शो कॉज नोटिस का तुम जवाब दो कि तुमने एक्विट क्यों किया। अब सारी बातों का एक्सप्लेन करना पड़ता था, बारीकी से एक्सप्लेन करना पड़ता था, और ये जो कि करते थे ट्रायल कोर्ट के जज साहब, अपनी उनकी ड्यूटी एज अ पार्ट ऑफ जॉब है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई देखो, अपना रिप्लाई में उन्होंने फाइल करा कि प्रोसिक्यूशन मेरे आगे अपना ये दो बातें प्रूव नहीं कर पाए थे, इसलिए यहाँ पे एक्यूज व्यक्ति के ऊपर चार्ज बनता नहीं है, इसीलिए मैंने जो है पर्टिकुलर केस में एक्विट कर दिया था, ठीक है जी। तो यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आजकल क्या हो रहा है, ट्रायल कोर्ट के जजेस जो है ना वो ज्यादातर कन्विक्ट करते हैं एक्यूज को, ठीक है, एक्विटल नहीं करते हैं, इसलिए कि मेरे ऊपर कोई हाईकोर्ट एक्शन ना ले ले भाई साहब, मेरे को नोटिस ना भेज दे, शो कॉज नोटिस ना भेज दे, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट रुक जाएंगे, ठीक है, और अगर मेरा हाईकोर्ट में जाने का मामला होगा तो वो रुक जाएगा और मेरा कैरियर के अंदर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरे ऊपर एक्विट की बजाय मैं कन्विक्ट कर देता हूं, मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा। ये बात यहां पे बोली गई है और यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन की कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दी है कि ऐसे कोई भी शो कॉज नोटिस इररेलेवेंट रीजंस को लेके नहीं रेज करे जाएंगे किसी भी हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच हो या कोई भी बेंच हो उनके द्वारा। तो आपका क्या मानना है कि क्या यहां पे क्लियर केस होता है, भैया एक्विट होना है, बाइज्जत बरी होना है, तब भी कोर्ट्स जो है अपना कन्विक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आप भी एज एन एडवोकेट होंगे, आप भी कोई ना कोई केस के अंदर प्लीड कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो आपका क्या मानना है इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक यूनिक बात रेज करी है? आपका क्या मानना है, एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या जज साहब अपने कैरियर को बचाने के लिए या हाईकोर्ट एक्शन ना ले पाए इसको बचाने के लिए क्या ऐसा करते हैं या नहीं? आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, एक बार चैट बॉक्स के अंदर मेरे को भी पता लगेगा, बाकी मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी इसके अंदर बहुत असिस्टेंस मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप में से बहुत सारे लोग अपने जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के तौर पे। इसके अंदर फायदा क्या होगा, आपको 52% डिस्काउंट मिल रहा है हर एक बैच के ऊपर, AIB 19 का बैच हो, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच हो, पूरा का पूरा फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ का बैच हो, जुडिशरी लेवल का,
एंड आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच चाहिए, टीपीए का बैच चाहिए, XYZ बतेरे बैचेस और अवेलेबल हैं। 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट चाहिए तो सारे बैचेस आपको अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फायदा उठाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।